सावनेर शहर का एक वाकया आजकल बहुत ज्यादा चर्चा में है, जिससे एक कृषि केंद्र में काम करने वाले व्यक्ति ने अचानक कथित तौर पर जहर पी लिया और उसकी मौत हो गई। अब आप कहेंगे इसमें चर्चा वाली कौन सी बात है? तो इसमें गौर करने वाली बात यह है कि इस व्यक्ति को आत्महत्या और पोस्टमार्टम से लेकर अंतिम संस्कार तक का सारा वाकया केवल 4 घंटे में पूरा कर लिया गया। इसमें और भी बातें हैं जो हम आपको अभी बताने जा रहे हैं इस स्पेशल स्टोरी में। आइए देखते हैं एक अनाथ युवक के मौत की कहानी। 4 घंटे में पोस्टमार्टम, पीटने वाले को सौंपा शव। जो राज है उनके कॉल रिकॉर्डिंग में और उनका जो सीसीटीवी उसमें पूरा छुपा है और उन्होंने सब वो डिलीट कर दिया। गजब पुलिस का अजब खेल। जो भी और कुछ जो होगा इन्वेस्टिगेशन में आपको मालूम होगा, आपको जो भी मालूम, आपके पास जो इन्फॉर्मेशन आप भी हमको दे सकते हैं। केशव की हत्या या आत्महत्या? सावनेर ये शहर नागपुर से सिर्फ 40 मिनट की दूरी पर स्थित है। ये शहर वैसे तो काफी शांत है, मगर फिलहाल यहाँ एक अनाथ युवक की मौत के चर्चे दबी आवाज में हर किसी को सुनाए जा रहे हैं। इस युवक का नाम है केशव उर्फ किशोर गणोरकर। ये व्यक्ति एक साधारण सा युवक था जो खेती में लगने वाली बीज की दुकान यानी कृषि केंद्र में काम करता था। फिलहाल हम खड़े हैं सावनेर रोड पर और हम जा रहे हैं सावनेर। यहाँ पर हमें खबर मिली है कि एक अनाथ व्यक्ति को उसके मालिक ने जान से मार डाला है और साथ ही साथ उसे नाम दे दिया गया है आत्महत्या का और उसे पॉइजन पिलाकर मारे जाने की खबर सामने आ रही है। इस बात में कितनी सच्चाई है, कितना झूठ, ये जानने के लिए फिलहाल हम चल रहे हैं सावनेर। आइए हमारे साथ जानते हैं क्या है पूरी स्टोरी, किस तरह से पूरा वाकया घटित हुआ और इसमें कौन आरोपी है, साथ ही साथ पुलिस की इसमें क्या भूमिका रही है और पुलिस ने इस पर क्या तहकीकात की है। इन सारी चीजों के बारे में हम जानेंगे, रहिए हमारे साथ। सावनेर शहर में एक प्रतिष्ठित व्यापारी विलास उमाटे के यहाँ केशव उर्फ किशोर कई वर्षों से काम कर रहा था। इसमें किशोर ने 5 अक्टूबर को जहर खाकर आत्महत्या कर ली। इस पूरे घटनाक्रम में 4 घंटे के अंदर ही केशव उर्फ किशोर का अंतिम संस्कार कर लिया गया, जिससे अलग अलग चर्चाओं का बाजार गर्म है। नागपुर समय न्यूज को मिली जानकारी के अनुसार होली चौक सावनेर का केशव गणोरकर पिछले कई वर्षों से शहर के प्रतिष्ठित व्यवसायी विलास उमाटे के कृषि केंद्र में काम कर रहा था। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वो शॉप है जिस शॉप में उस व्यक्ति की मृत्यु हुई थी। अब वो हत्या है या आत्महत्या, ये तो चर्चा का विषय बना हुआ है। निश्चित तौर पर हर कोई ये सोचने पर मजबूर है कि एक व्यक्ति आधा लीटर पॉइजन कैसे पी सकता है। अगर पॉइजन वो पीता है तो पुलिस विभाग के कहे अनुसार उसमें प्रॉपरली वही पॉइजन आता है क्या, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में वो सारी चीज़ें दिखती है क्या, ये सारी चीज़ें एक से एक कड़ी जोड़ने वाली है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये वो जगह है, रोड से बिल्कुल सटी हुई है। यहाँ से बिल्कुल पता चल सकता है कि किस तरह से उस व्यक्ति की जान गई होगी। उसने ये पूरा का पूरा जो सेंटर है वो पूरा का पूरा बियानों का है जो किसानी खेती में काम आता है और खेती में इसमें पॉइजन भी रहते हैं अलग अलग तरीके के, और वो पॉइजन पीकर उस व्यक्ति ने खुद की आत्महत्या की, ऐसा कहा जा रहा है। निश्चित तौर पर पुलिस विभाग इसमें पूरी जानकारी ले रहे हैं, मगर इसमें किसकी क्या भूमिका है ये सोचने वाली बात होगी, क्योंकि जिस तरीके से 4 घंटे में इस व्यक्ति की मौत से लेकर अंतिम क्रिया तक का प्रोसेस किया गया, ये किसी वीआईपी के लिए किया जाता है। अब इसके पीछे वो व्यक्ति तो वीआईपी नहीं था, मगर ये करवाने के पीछे कौन वीआईपी था, इसके पीछे मुख्य हाथ किसका है, ये सोचने वाली बात है। बताया जा रहा है कि घटना वाले दिन वो घर से अपने काम पर गया था और कथित तौर पर दुकान से चोरी करने के आरोप में उसकी पिटाई हुई थी, जिसके निशान भी उसके शरीर पर होने की बात प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा कही जा रही है। चूंकि इस घटना का केशव के मन पर गहरा प्रभाव पड़ा, उसने इस हादसे से जहर खा लिया होगा। लेकिन जानकारों की राय है कि घटना की गहन जांच जरूरी है और भले ही घटना आत्महत्या लगती हो, लेकिन फिर भी स्थानीय पुलिस की भूमिका पर संदेह व्यक्त किया जा रहा है। जानकारी ऐसी है कि सावनेर में कभी भी कोई भी अनुचित घटना घटती है या कोई दारू पी के रास्ते पे पड़ा हो या कोई एक्सीडेंट हुआ हो तो प्रॉपरली मुझे कॉल आ जाता है, क्योंकि मेरा एक सोशल वर्क का काम है, एम्बुलेंस का काम है, तो मैं प्रॉपर वो जगह जाता हूँ। तो मुझे ऐसा पता चला कि जो केशव गणोरकर है उसको यहाँ के स्थानिक हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाने के बाद उसकी मृत्यु हुई। फिर मैं बाद में कुछ छानबीन किया कि मुझे क्यों नहीं बुलाया, यानी ऐसा ये नहीं कि मुझे बुलाना जरूरी है करके, कभी कभी ऐसा रहता कि तुरंत उसको लेके जाना जरूरी रहता, लेकिन वहाँ पे कुछ लोगों ने बोला कि अपने पीछे फटाका मत लगाओ उसको बुला के, क्योंकि हम जगह पे जाके पूरा प्रॉपर फोटोज ले लेते हैं, तो फोटोज के कारण इनको ऐसा लगा होगा कि इसको बुलाना जरूरी नहीं है। फिर पता चला कि गाँव में चर्चा ऐसी हुई कि मालक ने उसको मारा, चोरी का आरोप लगाया। फिर मैं कुछ दिन शांत रहा और 4-5 दिन ये मामला ऐसा ठंडा हो गया कि
किसी ने कोई एक्शन नहीं ली, कोई पेपर में इसकी न्यूज़ नहीं आई, एक सादी बात में भी नहीं आई कि उसने आत्महत्या किया करके। फिर ऐसे मुझे ऐसा लगा कि अपन ने इसके बारे में आवाज़ उठाना चाहिए, तो मैं एक लेखी पत्र सावनेर पुलिस स्टेशन में दिया कि इसकी जांच किया जाए, ये हत्या है कि आत्महत्या है इसका यानी। और पता ये भी चला कि वहाँ के सीसीटीवी बंद है, सीसीटीवी फुटेज बंद है। अरे एक सोनार की दुकान है, सोनार की दुकान 24 घंटे जो सीसीटीवी चालू रहने को ना, उन्होंने बताया कि हम दिन में बंद रखते और रात को सीसीटीवी जो हमारी चालू रहती है, ऐसा कहीं होता नहीं है। और सब कुछ जो राज है उनके कॉल रिकॉर्डिंग में और उनका जो सीसीटीवी उसमें पूरा छुपा है और उन्होंने सब वो डिलीट कर दिया है। मैं पता करने का पता लगा मुझे कि ऐसा ऐसा हुआ, तो मेरा एक काम था, यूपी गया था मैं, 4 दिन के बाद आया 9 तारीख को सावनेर में। उसके एरिया में जाके देखा तो हर जगह चर्चा ये थी कि उस पर चोरी का आरोप लगाया, चोरी का आरोप लगाने के बाद उसको मारा गया है। और मारने के बाद फिर मैं पता किया लोग कोई आगे आने को तैयार नहीं था, इवन उसकी फैमिली भी आगे आके कोई तकरार देने को तैयार नहीं थी। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के बाद मुझे ऐसा लगा कि अपन ने इसका जांच की मांग की जाए। एक गरीब को अगर अपन न्याय नहीं दिला सकते तो अपन सामाजिक कार्यकर्ता कोई काम कर नहीं। गाँव में चर्चा ऐसी है कि जहाँ पे वो काम करता है, यानी जहाँ पे जो फर्टिलाइजर की दुकान है वहाँ पे उसने कोई पॉइजन लिया और उसके इसमें कोई आधा लीटर ऐसा निकला, ऐसा लोगों में ये चर्चा भी है। और विलास उमाटे करके जो है उन्होंने मारा, ऐसा सभी लोगों का कहना है। कोई नौकर है और नौकर का तो नाम नहीं मालूम, लेकिन विलास उमाटे ने उसको मारा ऐसा पता चला है। हाँ, लोगों में ये चर्चा है कि उस पर परिणाम हुआ कि आदमी ने मारा ठीक है, लेकिन औरत ने मारा है तो उस पर उसका मानसिक परिणाम जरूर हुआ और उसको कपड़े निकाल के मारा है। और कोई अगर आत्महत्या करता है तो कपड़े निकाल के आत्महत्या कौन कैसा करेगा? नहीं, उनका घर वहाँ से काफ़ी दूर है, बाजार चौक में उनका घर है। उसको यहाँ के स्थानिक हाड़के सर करके उनके यहाँ पे लेके गए और पता चला कि केशव ने आत्महत्या किया, क्योंकि केशव एक अच्छा लड़का था, वो आत्महत्या नहीं कर सकता। काफ़ी लोगों का ऐसा कहना भी है। वो जब हॉस्पिटल में गया तो उनके परिवार को ऐसा कहा बोले कि वो जिंदा है। हालांकि जब कुछ लोग ऊपर गए, ऊपर जाने के बाद उनको पता चला कि ये तो मृत है, तो इनको जिंदा क्यों बताया? फिर वहाँ से उनका ECG वगैरह किया, फिर उनको कुछ 5-10-15 मिनट के बाद बताया, बोलते कि वो डेथ हो गई करके उनकी। फिर वहाँ से उनको सरकारी हॉस्पिटल में लाया सावनेर के, वहाँ से उनकी प्रोसेस चालू हुई। नहीं, इसमें बहुत फास्ट हार्ड एंड फास्ट जो रहता है, कभी कभी ऐसा होता है MLC आने को समय लगता है सरकारी हॉस्पिटल से। और कोई पुलिस कैसा, हमारे यहाँ पुलिस का स्टाफ कम होने के वजह से कोई डे ऑफिसर रहता, वो कहीं कोई भी दूसरी घटना में ये रहता, तो आने में उनको समय लगता है। ना आधा घंटा वो समझ लो कि वो आने को ये समय हो गया होगा, तो इतने जल्दी तो फास्ट नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक गरीब घर के परिवार के लोग हैं और उनका बैकग्राउंड ऐसा कुछ हाई लेवल नहीं। तो इसके पीछे ऐसा कौन सा आदमी है जो इतने हार्ड एंड फास्ट इसने पोस्टमार्टम की प्रोसेस किया? कोई ना कोई बड़ा आदमी इसके पीछे है, ये 100% सही है। वहाँ से बॉडी पोस्टमार्टम किया, पोस्टमार्टम से उसके डायरेक्ट शव आई नहीं, उसके घर पे आई, वो बॉडी उठा के डायरेक्ट लेके चले गए। ये 5:30-6 बजे का लेके गए, ऐसी जानकारी। अंतिम संस्कार रात को ही उसका जो अंतिम संस्कार रात को ही किया है। जैसे बताया जा रहा है कि केशव ने 5 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे के बीच जहर खा लिया था। कुछ ही देर बाद केशव को शहर के प्रतिष्ठित कृषि व्यवसायी और उनके दुकान के कर्मचारियों ने एक निजी अस्पताल में ले गए, जहां जांच के बाद पता चला कि उसकी मौत हो गई है और केशव के शव को प्राथमिक स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र सावनेर ले जाया गया। अब हम फिलहाल खड़े हैं उस अस्पताल के सामने जहां पर उस व्यक्ति ने जिनके कथित तौर पर जहर पिया था और उसके बाद सबसे पहले उसे यहाँ पर लाया गया और यहाँ पर उसे मृत घोषित किया गया। अब मेरे पीछे आप ये देख सकते हैं कि ये वो डॉक्टर का अस्पताल है। जाहिर सी बात है, अगर किसी पेशेंट पर ट्रीटमेंट करते हैं तो उसके ट्रीटमेंट के बारे में बताने से वो बिल्कुल परहेज नहीं रखेंगे। हमने यहाँ पर आकर डॉक्टर साहब से बात करने की कोशिश की। डॉक्टर साहब अंदर मौजूद हैं, उनका नाम जयदेव हाड़के है, मगर जयराम हाड़के हैं, मगर उन डॉक्टर साहब ने हमसे बात करना तो दूर, हमसे मिलने से भी इनकार कर दिया। उसके पीछे रीजन पूछने पर उनके असिस्टेंट द्वारा हमें बताया गया कि वो ऑफ द कैमरा किसी भी व्यक्ति से ऑन द कैमरा या ऑफ द कैमरा किसी भी पत्रकार से इस विषय पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। इसमें 2 चीजें सामने आती है, या तो निश्चित तौर पर यहाँ पर इनका कोई अंतर्भाव है, या और दूसरी चीज, या वो इतने डरते हैं आगे वाली पार्टी से, आगे वाले आरोपियों से, जो कोई इसमें कथित तौर पर सामने नाम आ रहे हैं,
कि वो इस पर विषय पर बिल्कुल बात करना भी पसंद नहीं करते। निश्चित तौर पर ये कितना बड़ा मामला है इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि अंदर जाकर हमने 20 मिनट तक डॉक्टर साहब से मिलने की कोशिश की, हमारे माध्यम से उन पर मैसेज पहुंचाए, 4 बार उनके असिस्टेंट अंदर कैबिन के अंदर, कैबिन के बाहर, कैबिन के अंदर, कैबिन के बाहर होते रहे, मगर उन्होंने बात करने से आखिर तक हमसे हामी नहीं भरी और उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। वहां से उसके शव को तुरंत पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। आमतौर पर ऐसी किसी भी आकस्मिक घटना की जांच पोस्टमार्टम से पहले घटनास्थल का पंचनामा समेत अन्य कागजी कार्रवाई के कार्यों के करीब 2 घंटे का समय इन सारी चीजों के लिए लग जाता है और आधे घंटे के करीब शव विच्छेदन प्रक्रिया और फिर अंतिम संस्कार, इन सभी में करीब 6 से 8 घंटे लगना लाजमी होता है। लेकिन इस मामले में ये सभी प्रक्रियाएं केवल 4 घंटे के भीतर हो गई और केशव का अंतिम संस्कार निपटाकर मामले को आत्महत्या दिखाए जाने के बाद इस वक्त पूरी शहर में चर्चा का विषय है। इस सब में एक सीधा साधा युवक अपने जीवन से हाथ धो बैठा है। इन सारी बातों की जानकारी मिलने के बाद नागपुर समय न्यूज की टीम उस व्यक्ति के घर पहुंची जहां वो रहता था। वहां बात करने पर उसकी मौसी ने बताया कि आज भी उन्हें साफ ये नहीं पता चल पाया है कि आखिर केशव की मौत कैसे हुई। ते काहीच नाही सर, काहीच नाही झालं. म्हणजे जसा रोज जात होता तसाच रोज जात होता, रोज येत होता. आणि त्या दिवशी काय झालं, सकाळी गेला तो 9ला रोज जायचा. मग गेला तर असं वाटतं आपल्याला 3-3:30ला जेवण करायला येते बा. तो त्या दिवशी आलाच नाही. आता हे महाजन जे आहे त्या महाजनकडे जसं म्हणजे तो काम करत होता पूर्वीपासून. त्या दिवशी असं लागलं ये, त्या दिवशी असं वाटलं का हा येईन बा जेवण करायला. तर तेवढ्यात कसा त्या महाजनींचा फोन आला, अशोक उमाटे यांच्या घरवालीचा फोन आला. तर म्हणजे मंदाबाई थोडासा चहा मांडून देता का, मी त्या संत लोकांसाठी. मी म्हटलं चाल बा मांडून देतो. मांडायला गेली, तेवढ्यात विलास उमाटे आले. मग ते मंदाबाई थोडीशी चाल म्हटलं तर असं वाटलं का कशासाठी चाल बा. तर मी म्हणतो का झालं, तर म्हणते काही झालं नाही. म्हणतो का म्हणजे चाल कुठं, तर दवाखान्यात म्हणते. तर मी म्हटलं दवाखान्यात काय बा. तर म्हणते किशोरनं थोडंसं काहीतरी घेतलं. आता किशोरनं घेतलं म्हणतावर आपल्याला म्हणजे एकदम भीती वाटली. त्यांनी गाडीवर बसवलं दुसऱ्या मुलाच्या आणि मला नेलं. कुठे, हाडकेच्या दवाखान्यात, डॉक्टर हाडके. आता तिथे गेली तर म्हणजे कोणीच नव्हतं. येणारे जाणारे म्हणजे जसे खालचेवर. डॉक्टर साहेबाला म्हणतो का झालं डॉक्टर साहेब, कसं आहे जी म्हणलं पेशंट, का झालं. म्हणते अभी आधे घंटे का वो है म्हणते, तुम अपने रिलेटिव लोगों को बुला देऊ म्हणते. नाही डॉक्टर साहेब असे नका करा म्हटलं. का झालं म्हणलं त्याला. असं करून बसून गेली मी तिथे टेबलवर. आपल्याकडले कोणीच नव्हते. मग आता कसं करावं, खाली चालबुल मचायला लागली का किशोर गेला बा. किशोर गेला. मग मी खाली गेली डॉक्टर साहेबाला म्हणायला लागली, डॉक्टर साहेब तुम्ही म्हणतो ते. म्हटलं अर्धा घंटा वेळ आहे आणि रिलेटिव लोकांना बोलवून द्या. तर मौसे हमने तो जब ही बता दिया था मैंने कि किशोर तो जबीच गया था. बस एवढी गोष्ट झाली सर. कशामुळे गेलं, काय गेलं, काय तेच नाही कळलं सर. काही पॉयझन घेतलं म्हणे. बस असं त्या काहीच तेच तर कारण नाही असं. मुलगा कसा होता, मुलगा एकदम गंभीर, मनमिळाऊ होता. अरे चांगलाच मिळाव होता जी. काका तर देवाधर्मात खूप होता तो. त्याला बाहेरचं नाही, भीतरचं नाही, कोण्या मुलीचं नाही, बाळीचं नाही. बस एवढंच. भजन करा, कोणी कीर्तन करा, कोणी काही करा, बस तो तेवढ्याच कामात होता. हां तेच तर नाही येऊन राहिलं लक्षात. येऊन राहिलं. उमाटे काही नाही. मग अशोक भाऊ आले, थोडा वेळ बसले, मग आपण आपल्या कामातच राहतो. असं करून ते लोक चालले गेले. बस तेव्हापासून काही चर्चा नाही, काही नाही. आपण आपल्याच जीवाच्या ह्याच्यात राहून राहिलो. नाही मग हॉस्पिटलमध्ये गेला तर मग मी फोन लावला दादाला. फोन लावला तर म्हणते ते शकर भाऊ वाट. त्यांनी फोन लावला. भाऊ म्हणायला लागला का बा का झालं काका. तर काही नाही म्हणजे चांगला जर असन तर हलवून द्या त्याला नागपूरला. आता नागपूरला हलवा म्हटलं तर त्यांनी सांगितलं का झालं बा आता काम. बस त्यानंतर
काहीच नाही. मग मला त्याच गाडीत बसवलं, सरकारी हॉस्पिटलला नेलं आणि तिथून मला कुठे नेलं, डायरेक्ट पोलीस स्टेशनला. माझ्याशी काही सांगणंसुद्धा नाही होय. तर जे मुलं होते तेच मुलं त्यांना सांगत बसले पोलीस लोकांना. बस झालं, काही नाही, आपल्या इकडला जीव गेला. बॉडी मग हे करायला नेलं ना, चिरफाड म्हणते ते झालं लगेच. मग त्याची मय्यत झाली. हो, बॉडी घरी आणली होती ना. हो, बस आणली, 5 मिनिट ठेवली आणि 5 मिनिट ठेवून तिच्या मृत्यूच्या नंतर तुम्हाला काही ऑब्जेक्शन आहे? ऑब्जेक्शन काहीच नाही समजून राहिलं सर. मला असं वाटते की तो आत्महत्या करू शकते? नाही, आम्हाला नाही वाटत. शंका काय? काहीच नाही. कारण आपण आपल्या घरी आहो, तो आपल्या दुकानात आहे. आपण काम करून राहिलो आहे, पोट भरून राहिलो आहे. घर ह्या अवस्थेत आहे. शेतात काम करणं राहिलं, काहीच नाही सर. घरावर 2 टिना नाही, खाले थोडाच अनाज नाही सर. बिमार पडून गेलो आहे आम्ही. आमच्या पोटात एक अन्न नाही सर. आधी 2च मायलेकर राहत होते ते. त्याचे वडील काम नाही करायचे. तिथं आली आईकडे. मला घरी त्रास होता हिच्या बाबाचा, दारू पिण्याचा आहे. तर त्याचा चाल बा म्हणलं आपल्या आईकडे चाललं जाऊ. त्याची आई अपंगी झाली, ॲक्सिडेंट आपलं पडली होती ते याच्याहून ब्रेकरवरून. एका पायाला वाहत होता, एका पायात रॉड होता. चला बा म्हटलं, का करायचं, आपली तर बहीण का, बहिणीचं पोरगं का. असं करून त्यांना सांभाळत होती. आई वारली 2 महिने झाले आणि 2 महिन्यात हा पोरगा चालला गेला सर. सगळं बर्डन चाललं गेलं. आता विचार आमचा झाला. कोणीच नाही सर. मुलगी 10वीत आहे, काम करत होती, पोचत होती मुलीला. पेमेंट बी काय असं जोरदार नाही त्याचा. 5,000 रुपये होते फक्त सर. आता वाढवता वाढले म्हणे 6,500. नाही करे बिचारा 1,000-1,500 रुपये आपले घेऊन गे. आपल्या आईले सांभाळे. सिलेंडर आहे, लाइट बिल आहे, काहीच नहीं। इस मामले में धार्मिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले मिलनसार स्वभाव के युवक मृतक केशव की आत्महत्या या और कुछ, इस बात को लेकर शहर में कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। अनाथ केशव की आत्महत्या का कारण क्या, उसने कहां का जहर पिया, उस जहर की तीव्रता कितनी थी कि जहर पीने के साथ ही उसकी मौत भी हो गई। अगर उसने जहर पिया तो जहर की गंध क्यों नहीं आई? जब केशव ने जहर खाया तो क्या दुकान में कोई नहीं था? अगर उसने चोरी की थी तो दुकान दोबारा उसके भरोसे क्यों छोड़ दी गई? स्थानिक पुलिस ने कागजी कार्रवाई करने में इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई? स्थानिक पुलिस द्वारा उस दुकान तथा निजी हॉस्पिटल के सीसीटीवी फुटेज देखे क्या? प्राथमिक स्वास्थ्य परीक्षण केंद्र के डॉक्टर को बिना समय बर्बाद किए तुरंत ही मृतक के परिजनों की अनुपस्थिति में पोस्टमार्टम कर परिजनों को शव न सौंपकर कृषि केंद्र संचालक को क्यों सौंपा गया? घटना के 15 दिनों के बाद भी ये सारे प्रश्न आज तक अनुत्तरित हैं। इन सारी बातों को जानने के लिए हमने सावनेर पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ निरीक्षक से भी बात की। पुलिस द्वारा ये हमें ही कहा गया कि आप जो बातें हमें बता रहे हैं वो व्यक्ति हमारे सामने लाए, हम उनका बयान दर्ज करेंगे। अब पुलिस विभाग खुद की तहकीकात न करते हुए मीडिया के भरोसे बैठा है। क्या ये पुलिस की नैतिक जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए कि इस मामले की वो तह तक जाकर तहकीकात करे? जो कृषि केंद्र है ना, उसके तरफ वो 15 साल से काम से है। वो 6,000 रुपये से दुकान खोलना, दुकान बंद करना, ये काम उनकी तरफ था। जो जिस दिन घटना हो गई ना, उस दिन वहाँ पे उसने पॉइजन लिया। पॉइजन लेने के बाद वहाँ के जो नौकर थे उन्होंने उसको दवाखाना श्रद्धा में भर्ती किया। भर्ती होने के बाद 2 घंटा उसमें उपचार हो गया। उपचार होने के पुलिस को कॉल हो गया, पुलिस वहाँ गई, मैं भी खुद गया था और बाद में उसका PM हो गया। जो पॉइजन उसने लिया था वो भी, जो पॉइजन है वो भी बर्बाद हो गया। उसमें जो स्टमक निकला तो वो भी जब्त हो गया और वो से ऑफिस को चले गया। वो नहीं कैसा है, पोस्टमार्टम जो है अभी जो गवर्नमेंट का जो ये है रूल है, शासन निर्णय जो है, 24 तास अब ये हो सकता है PM। अगर किसको नहीं करना है तो नहीं कर सकते और जिसको करना है वो कर सकते। वो वहाँ और वो दोनों रहते थे। 2 महीने पूर्व उसकी माँ गुजर गई। अभी वो फिलहाल मौसी के पास रहता था वो, और वहाँ पे उसका कोई रिश्तेदार नहीं है, मामा लोग है जो है वो है, और उसका जो मौसी है
और एक मामा है वो नागपुर में, वो लोग तो सब आए हुए थे उस दिन। उसकी मौसी भी हाजिर थी। स्मार्ट पंचनामा हो गया, इनक्वेस्ट हो गया, जो भी पुलिस का कार्रवाई वो सब हो गया। नहीं, वो तो घर वाले के ऊपर डिपेंड रहता है। पुलिस सिर्फ डॉक्यूमेंट बना के देती है। मैं खुद गया था, मैं खुद बॉडी देखा उसका। नहीं देखो, अभी तक जो भी इन्वेस्टिगेशन हुआ है उसमें कोई भी ऐसा हमारे सामने नहीं आ गया कि उसने मारा उसको। वहाँ पे जो लेबर थे, जहाँ उसने वो जो लिया है पॉइजन, वो रोड पर से दिखता है। यानी वहाँ पे दूसरे नौकर लोग थे उनके साथ में काम करने, वो लोग भी वहाँ पे मौजूद थे। उन लोग ऐसा कुछ नहीं बताया, नहीं कि झगड़ा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसे अभी तक कुछ नहीं बताया। नहीं, आपको अगर मालूम होगा तो हम बताओ कि इसको मालूम है, हम उसको और पूछेंगे। अभी तक इन्वेस्टिगेशन में ऐसा कुछ आया नहीं, इन्वेस्टिगेशन जारी है। अभी जो भी और कुछ जो होगा इन्वेस्टिगेशन में आपको मालूम होगा, आपको जो भी मालूम, आपके पास जो इन्फॉर्मेशन आप भी हमको दे सकते हैं। देखो, वो मौसी के पास रहता था, उसकी माँ रहती थी, माँ 2 महीने गुजर गई। मौसी के इसको बॉडी हैंडओवर की ना, उसकी मौसी के पास रहता ना, जहाँ रहेगा वो उसी को हैंडओवर करेंगे ना। अनाथ केशव शहर के व्यापारी विलासु माठे के दुकान में काम करता था, जिनका दोनों बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों के बड़े नेताओं के साथ उठना बैठना है। चर्चा है कि उनकी प्रतिष्ठा के कारण मामले को दबाया जा रहा है और घटना की उच्च स्तरीय जांच हो। क्या केशव ने आत्महत्या की है या फिर उन्हें आत्महत्या के लिए प्रेरित किया गया? इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए स्थानीय पुलिस प्रशासन ने केशव के मामले की सच्चाई सामने लाने की पहल कर केशव को न्याय दिलाने इसमें कहां तक सफलता होती है, इस ओर शहरवासियों की नजरें अब बनी हुई है। वहीं इस घटना को जल्द से जल्द निपटाने में शहर के एक बड़े रेती व्यवसायी मोनिश बागड़े और फर्नीचर व्यवसायी तेजराम बोरकर की अहम भूमिका होने की बात सामने निकल कर आ रही है। इसमें उनकी भी जांच होनी ही चाहिए। इस पूरे वाकया में मृतक के ब्लड रिलेशन में कोई भी अभी तक हमारे सामने नहीं आया था। जानकारी लेने पर पता चला कि मृतक के भाई एक वकील हैं और वो नागपुर के हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। तो नागपुर समय ने वहां पहुंचकर उनसे पूरा वाकया जानने की कोशिश की। इस विषय को लेकर हम फिलहाल आए हैं हाई कोर्ट के पास। जी हाँ, हाई कोर्ट के पास इसलिए क्योंकि यहाँ पर हमें मृतक के भाई मिले। केतन गानोर का नाम है इनका, एडवोकेट है ये। इनसे जानेंगे कि क्या पूरी कहानी हुई और इन्हें क्या पता चला। सर, सबसे पहले तो मुझे बताइए कि आपके भाई की मृत्यु हुई या फिर आपके भाई ने जहर पिया, ये आपको कब पता चला? उसके बाद में आपने कहाँ से शुरुआत की, क्या कैसे कैसे आपको सारा वाकया पता चलता गया? जी हाँ, 5 तारीख की शाम को 5:30 बजे के करीब हमको किशोर के मामा का फ़ोन आया। किशोर के मामा जी का फ़ोन आया कि किशोर ने ऐसा ऐसा जहर पी लिया है उसके दुकान में, जहाँ पे वो काम करता था, कई वर्षों से काम करता था वो वहाँ पे। तो मैं मेरा काम ख़त्म करके, ऑफिस का काम ख़त्म करके घर वालों को लेके सावनेर के लिए निकला। तकरीबन 6 बजे के आसपास में सावनेर के लिए निकला। 6 साढ़े 6 बजे होंगे। यहाँ से सावनेर का रास्ता सिर्फ 40 किलोमीटर का है और 40 मिनट ही लगते हैं उसको पहुँचने में। तो रास्ते में फिर दूसरा फ़ोन आया कि उसकी मौत हो गई है। फिर तीसरा फ़ोन आया। दूसरे फ़ोन में ही मैंने उनको सजेस्ट किया कि इसका बॉडी अभी पोस्टमार्टम के लिए लेके जाया जाए। फिर मैंने सजेशन देने के बाद उन्होंने पोस्टमार्टम के लिए, हाँ आता मी पोस्टमार्टमला बॉडी घेऊन चाललो, ऐसा उसके मामा जी ने हमको बताया। फिर पोस्टमार्टम के लिए बॉडी गई। फिर हमको कुछ समय बाद और फ़ोन आया, हम तब तक पहुंचने के थे सावनेर में। हमको फ़ोन आया कि बॉडी पोस्टमार्टम होके मिल गई है। अच्छा, हाँ। कितने समय, उस ड्यूरेशन में कितना समय होगा अंदाज़ा? हम तकरीबन 7:30 बजे के आसपास पहुँचे रहेंगे सावनेर। उससे पहले ही पहुँचे रहेंगे। उसके पहले ही बॉडी मिल चुकी थी पोस्टमार्टम होके। जब हमको पता चला कि उसकी मौत हो गई है, तब तकरीबन 6 बजे, 6 सवा 6 का टाइम होना चाहिए। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे मैंने देखा है, मैंने सुना है, देखा नहीं है, सुना है कि उस पे पोस्टमार्टम का टाइम 5 बजे शाम का लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि परिवार को बाद में बताया गया उसके मौत के बारे में, ये साफ होता है। फिर हम वहाँ पे पहुँचे। मैंने भी पर्सनली आजू बाजू के लोगों से, क्योंकि लोग काफ़ी थे वहाँ पे लास्ट राइड्स के लिए, मैंने पता करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने कुछ बताया नहीं। फिर कल उसका 13वीं का कार्यक्रम था, 13वां दिन था कल। तो मेरे फैमिली के लोग, मतलब मेरी मम्मी, फादर, माय वाइफ, मेरी बहन, सब लोग
पहले चले गए सुबह। मैं सावनेर को रात को 7:30 के करीब पहुंचा। मेरे पिताजी को मैंने रिसीव किया, बाकी परिवारजन पहले ही निकल गए थे। तो तब मुझे थोड़ा सा ऐसा पता चला कि यहाँ के लोकल न्यूज़पेपर्स में कुछ आर्टिकल्स छपे हुए हैं। तो फिर मैंने वो लोकल न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स पढ़े, तो मुझे ऐसा लग रहा है अभी लोकल न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स जो भी छापा गया है उसको मद्देनज़र रखते हुए कि इसका डीप इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, क्योंकि वो लड़का भी ऐसा था मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के मुताबिक कि वो जहर तो नहीं पी सकता। और मुझे जितना भी पता चला है न्यूज़ आर्टिकल्स के बदौलत कि उसके पेट से आधा लीटर पानी या फिर जहर निकला, दैट इज़ नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली इफ़ यू सी। तो ये चीज़ का डीपली इन्वेस्टिगेट होना चाहिए और इस चीज़ के रूट तक पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए कि अगर उसने जहर लिया तो क्यों लिया, और पुलिस ने भी अपना काम ठीक से करना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। वकील साहब, जैसे आप खुद एक एक्टिव एडवोकेट हैं, थोड़ा टेक्निकली बात करते हैं। सिचुएशन जब ऐसी आती है, अब आपके भी सामने ऐसे कई केसेस आए होंगे, ऐसी केसेस में जहाँ तक जानकारी है ब्लड रिलेशन वाले की सहमति के बिना बाकी चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाती। जी हाँ। क्या अब आपकी फैमिली का वो मेंबर था, क्या आपके कोई ब्लड रिलेशन वाले वहाँ थे, पहली बात। और दूसरा विषय ऐसा कि ये प्रोसेस प्रॉपरली हुआ है क्या, इतनी फास्ट प्रोसेस जो होती है वो एक चीज़। पहले ब्लड रिलेशन वाले के बारे में बताइए कि क्या उसमें एग्जैक्ट नॉर्म्स होते हैं। उसमें नॉर्म्स ऐसे है सर कि पोस्टमार्टम के लिए कोई ब्लड रिलेटिव हैज़ टू बी प्रेजेंट देयर, और उसके ब्लड रिलेटिव सिर्फ हम लोग हैं, मतलब मेरा फैमिली, मेरे माताजी पिताजी और मैं और मेरी वाइफ और मेरी बहन, हम इतने ही उसके ब्लड रिलेटिव्स है। उसके माताजी का 2.5-3 महीने पहले देहांत हुआ था और उसके पिताजी का 2019 में देहांत हुआ था। वो अपने ननियाल में रहता था, सावनेर की उसकी मदर है, वहाँ पे वो रहता था बचपन से ही। तो मेरा ऐसा मानना है कि वहाँ पे कोई तो भी ब्लड रिलेटिव हैज़ टू बी प्रेजेंट देयर ऑन द स्पॉट जब पोस्टमार्टम होता है। और दूसरी बात, बॉडी भी ब्लड रिलेटिव को ही वो हैंड ओवर करते हैं। और हमको जब पता चला तब 5:30 बजे थे, हमको जब उसकी डेथ पता चली तब 6, 6:15, 6:30 भी बजे हो सकते हैं। और उसके बाद जब हमको पता चला कि उसकी बॉडी भी रिसीव कर ली गई है, तब तक भी हम सावनेर पहुंचने के थे। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा संशयास्पद लगती है। सेकंड ऑप्शन, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये था कि एक और इसमें चीज़ होती है कि जो अगर ये कंप्लेन चीज़ें हुई है, जाहिर सी बात है अगर आत्महत्या भी की है तो उसका कोई एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अपॉइंट होता है पुलिस की तरफ से। जो आईओ होता है वो आईओ इसके बारे में पूरी जानकारी रखता है। आपने भी आईओ से बात की, आईओ का आपको क्या कहना था, किस तरह से उसने आपको जानकारी दी? सर, सबसे पहले कल मैं जब मुझे सारे न्यूज़ आर्टिकल के बारे में पता चला कल, तो मैं 8, 8:30 के बीच में पुलिस स्टेशन में मौजूद था। मैंने पूछताछ करने की कोशिश की कि ये केस का इन्वेस्टिगेशन कौन कर रहा है। तो मुझे पता चला कि मिस्टर निम्बाळकर इज़ द आईओ फॉर दिस केस। तो मैंने फिर उनका नंबर पूछने की कोशिश की बाकी कलीग पुलिस वालों को, जो कि मुझे 4-5 बार डिनाई करने के बाद एक शख्स थे, उन्होंने इनका नंबर दिया। फिर निम्बाळकर जी को मैंने फ़ोन करके इन्वेस्टिगेशन कैसा चालू है इस बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की। तो फिर मुझे ऐसा पता चला कि उनका कहना है, मैंने द फर्स्ट क्वेश्चन आई पुट फॉर हिम कि सीसीटीवी फुटेजेस या फिर सीसीटीवी कैमरे अपने कस्टडी में आपने लिए क्या। तो उनका बोलना ऐसा था कि वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे बंद थे। तो मैंने उनको दूसरा क्वेश्चन पूछा कि सीडीआर जब्त किया क्या, डीवीआर या सीडीआर, हाँ यस, डीवीआर आपने जब्त किया क्या। तो उनका बोलना ऐसा था कि हाँ, हमने हमारे कस्टडी में लिया है और उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए दिया हुआ है।
और उसका रिपोर्ट आना अभी बाकी है. और उनका बोलना ऐसा था की माझं सगळं काही इन्व्हेस्टिगेशन झालेलं आहे. मुझे जिन जिन के बयान लेने थे ले चुका हूँ, ऐसा उनका मुझे बोलना था. और बोले कि मैं सब कुछ बराबर कर दूंगा, आप चिंता मत करो. मैंने उनको नहीं बताया कि मैं वकील हूँ या फिर ऐसा कुछ. नॉर्मल लेमैन, क्योंकि फ़ोन पे बात हुई, सामने बात हुई नहीं थी. और मैंने कुछ ज़्यादा टेक्निकल क्वेश्चंस भी उनको नहीं पूछे ताकि उनको ऐसा ना लगे कि मुझे थोड़ी जानकारी है इस मामले में कि हाउ द प्रोसेस इज़. तो मैंने उनको पूछने की कोशिश की. उन्होंने ये सारी चीज़ें बताई जो कि जिससे आई एम नॉट सेटिस्फाइड इनफ. और मुझे ऐसा लगता है कि इसकी डीप इन्वेस्टिगेशन हैज़ टू बी डन बाय द पुलिस. और इसके जड़ तक पहुंचना चाहिए पुलिस. जैसे आपने उनसे पूछा तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे भी ब्लड रिलेशन का मुद्दा आया होगा कि वहाँ पर ब्लड रिलेशन कोई था क्या थी, ये आपने उनसे सवाल पूछा क्या इस पर? मैंने ये सवाल मैंने इसीलिए नहीं पूछा क्योंकि उनको ये नहीं पता चलना चाहिए कि आई नो द प्रोसीजर. मैंने नॉर्मल ले मैन बन के उनसे बात करी. अच्छा मुझे बताइए, ये तो सारा वाकया हो गया. अब निश्चित तौर पर जाहिर सी बात है यहाँ पर जितना आप बता रहे उससे भी ये समझ में आ रहा है कि वहाँ पर पुलिस की जो भूमिका है वो भी संदेहास्पद थी. अब अगर प्रॉपरली प्रोसेस अब भी नहीं होती है तो आगे की आपकी क्या कार्रवाई रहेगी, क्या मंशा रहेगी? देखिए, हम जो प्रोसेस है CRPC के मुताबिक जो भी प्रोसेस है वो हम ट्राई करेंगे कि वो. पहली बात तो हम निम्बाड़कर जी को निवेदन करना चाहते हैं कि उन्होंने अच्छे से इसका इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए. इफ़ नॉट देन विल हैव टू मूव टू द SP. अगर हमको कुछ सेटिस्फैक्ट्री इन्वेस्टिगेशन होता है ऐसा हमको लगता है तो ठीक है, वरना हम वी हैव टू फाइल अ प्राइवेट कंप्लेंट एज वेल. तो ये थे सारे टेक्निकल मुद्दे इस सारे वाक्य के, जिसमें जाहिर सी बात है. अब देखिए, मृतक के भाई है मगर साथ ही साथ वो एक एडवोकेट भी है और एक एडवोकेट होने के नाते उन्हें टेक्निकल सारे एस्पेक्ट्स पता है. और ये एस्पेक्ट्स इन्होंने यहाँ पर क्लियर करके दिखाया कि ब्लड रिलेशन वाले व्यक्ति के न होते हुए वहाँ पर बॉडी हैंडओवर की गई, वो पोस्टमार्टम किया गया, इतनी फास्ट किया गया कि जिसके लिए इतना समय लगने के बावजूद कम समय में सारी चीज़ें सॉर्ट आउट करके वो बॉडी को डिसॉल्व करने के लिए पूरी प्रोसेस की गई. और इसमें कई चीज़ें ऐसी थी, कई बातें ऐसी थी जिससे समझ में आता है, पता चलता है कि नहीं, यहाँ पर कुछ ना कुछ गलत तो ज़रूर हुआ है. और निश्चित तौर पर इसमें कई लोग दोषी भी पाए जाने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता. सारे तथ्यों को जानने के दौरान नागपुर समय की टीम जहां जहां जा रही थी वहां उसी दुकान से निकलकर एक व्यक्ति टीम का पीछा भी कर रही थी. इससे ये बात तो साफ होती है कि इस मामले में सब कुछ तो सही नहीं है और इसकी उच्च स्तरीय जांच जरूर होनी ही चाहिए. इस सारे वाकये में अगर केशव गणोरकर ने आत्महत्या नहीं की है तो फिर उसे मारा गया होगा, और अगर उसे मारा गया है तो उसके पीछे भी कहीं ना कहीं कारण होना लाजमी है, जिससे कई लोग तहकीकात के घेरे में आ ही जाएंगे. अगर जरूरत है और जानकारी देने की, तहकीकात कर देखिए. मृतक व्यक्ति की मौसी का आंखों का पानी आपने देखा, जिस तरीके से उसे अभी तक नहीं पता कि किस तरह से उस व्यक्ति की जान गई, किस तरह से सच में उसने आत्महत्या की या फिर सच में उस व्यक्ति को मारने की साजिश हुई. ये सारी चीज़ें अब इस मुकाम पर आकर हमें भी लगता है कि तहकीकात का विषय है. निश्चित तौर पर यहाँ पर अब पुलिस विभाग साथ ही साथ सारी एजेंसियाँ किस तरह से कार्य करती है और किस तरह से इसमें सामने चीज़ें आती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा. निश्चित तौर पर एक बात तो साफ है कि इसमें बहुत कुछ गलत हुआ है और साथ ही साथ उसकी मरने से लेकर उसके पोस्टमार्टम तक, पोस्टमार्टम से लेकर उसके घर लाकर उसकी लाश को जलाने तक, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं कई चीज़ें यहाँ पर गलत की गई है और वो चीज़ों का क्लियरेंस अब आपको देखने को मिलेगा. वीडियो जर्नलिस्ट नितिन रावेकर के साथ नीलेश फरकाड़े, नागपुर समय न्यूज़ के लिए. ये घटना सिर्फ यही तक नहीं है, इसकी और भी परतें नागपुर समय न्यूज़ अगले एपिसोड में जरूर खोलेगा और साथ ही इसमें और भी नई बातें उजागर होगी. एक सीधा साधा युवक जो धार्मिक प्रवृत्ति का था, जिसके बारे में हर कोई कह रहा था कि वो आत्महत्या नहीं कर सकता. इसके लिए नागपुर समय की टीम आखिर तक ये राज खंगालेगी.